जय हिंद और नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आज के इस एकमात्र संशोधित विश्लेषण के सत्र में, संशोधित संपादकीय विश्लेषण के सत्र में, जो कि ग्रोथ मोड यूपीएससी के द्वारा प्रायोजित है। मैं हूं ध्रुव जानी। आज एक लेख के बारे में बात करेंगे जो कि द हिंदू से है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेख है, बहुत ही वर्दी लेख है। इस लेख के जो ऑथर है वे फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस रहे हैं, यानी कि चीफ मेडिकल एजेंसी है, चीफ साइंटिफिक एजेंसी जो है हमारे भारत की। मेडिकल एजेंसी तो नहीं बोल सकता, मगर जो चीफ साइंटिफिक एजेंसी है उनके फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं। वे खुद भी अपने आप में एक विभूति समान है, एक प्रथम कक्षा के बायो साइंटिस्ट है, बायोटेक्नोलॉजिस्ट है, बायोकेमिस्ट है और हाल ही में वे सीनियर इनोवेशन एडवाइजर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भारतीय सरकार के अंतर्गत अपनी सेवाएं दे रहे हैं सरकार को, ताकि इस वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को अच्छे से अच्छी तरीके से हम लोग एग्जीक्यूट कर सके और भविष्य में आने वाली ऐसी जो महामारियां हैं उन महामारियों के सामने भी हम लोग उसका जो सामना है वह महामारियों का वो हम लोग डट के कर सके। तो देखेंगे यह लेख, प्लस बहुत ही अपने आप में एनरिच लेख है और हमें यहाँ हमारा जो संशोधित एलिमेंट है वो ऐड करने की यहाँ जरूरत नहीं पड़ी है। तो हम लोग लेख को दो ही चरणों में देखेंगे। प्रथम रहेगा लेख का निष्कर्ष, बाद में हमारे सर पद्मनाभन के द्वारा जो हमें अनुशंसाएं दी गई है उनका यहाँ जिक्र करेंगे महत्वपूर्ण बातों में या लेख की महत्वपूर्ण बातों में। अगर आप इसका कवर देखें तो यहाँ ये महानुभाव है, इनका नाम जी पद्मनाभन है। जी स्टैंड्स फॉर गोविंदराजन, ठीक है। उनका पूरा नाम गोविंदराजन पद्मनाभन है, जो कि एक साइंटिस्ट है और इनका जन्म जो है वो मद्रास में हुआ था। आगे देखेंगे इनकी प्रोफाइल भी, मगर बहुत ही प्रथम कक्षा के यह मानवी है, ये हमें दिमाग में लेकर आगे चलना है, ठीक है। और भारत सरकार जो है, भारत सरकार को या किसी भी देश को, किसी भी देश की सरकारों को ऐसे इंटेलेक्चुअल्स की ज़रूरत पड़ती है किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में लड़ने के लिए, किसी भी मुश्किल परिस्थिति से जो है लड़ने के लिए ऐसे इंटेलेक्चुअल की ज़रूरत जो है वो देश को पड़ती है और यही हमारे सच्चे हीरो है, यही हमारे देश के सच्चे नायक है। तो देखेंगे यह लेख तस्वीर के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। यहाँ भी एक पोर्ट्रेट दिया गया है द हिंदू के द्वारा भी जी पद्मनाभन का, और बहुत ही अच्छा लेख लिखा है। कद में मध्य कद का है, मगर इसमें जो बातें की गई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लस जो मैंने आपको बोला कि हमारा जो आज का राइटर है वो एक विभूति समान है। ही इज एक्चुअली ए ज्वेल ऑफ इंडिया। हाल में इनकी जो आयु है वो 82 ईयर्स की है और इनका जन्म ब्रिटिश भारत में हुआ था एंड इट वाज द ईयर ऑफ 1938 एंड ही वाज बोर्न इन मद्रास ऑफ ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि 38 तो स्वाभाविक है, स्वतंत्रता के पूर्व ही उनका जन्म हुआ था। और भले ही इनका जन्म मद्रास में हुआ, मगर इन्होंने अपनी जो कर्मभूमि है वो बेंगलुरु में स्थापित थी। बेंगलुरु कर्मभूमि, और देश की कई सारी अच्छी संस्थाओं के साथ वे जुड़े रहे और अपनी सेवाएं जो है वो देश को दी है। देश हित में ये काम करता है। तो बहुत ही जो है प्रखर व्यक्तित्व है उनका। जितना यहाँ हम लोग उनकी तारीफ करें उतनी कम पड़ जाएगी, जितनी प्रशंसा करें उतनी कम पड़ जाएगी। बेटर ये है कि हम लोग ब्रीफली हमने देख लिया इनकी प्रोफाइल, अब हम लोग यह महानुभाव ने जो हमें ये बातें दी है इन बातों का एनालिसिस करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। और आखिरी में, चर्चा के आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये आज का इनका जो ऐसे है, मान लीजिए ये ऐसे नहीं है, मगर मान लीजिए कि आज का जो यह ऐसे है इनका, वो कैसे हमारी मुख्य परीक्षा में, वो हमारे इंटरव्यू में हमें मददरूप साबित हो सकता है। इसका कोई डायरेक्ट प्रिलिमिनरी एग्जाम के ऊपर कोई इसका आप समझ लीजिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ माहितियों की कोई गुंजाइश ही नहीं है। यहाँ माहिती यह सर ने दी ही नहीं है। एक भी माहिती हमें यहाँ ऐसी नहीं निकलती जो हमारी प्रिलिमिनरी के जो है संबंधी हमें थोड़ी फायदेमंद साबित हो सके, हमें थोड़ी मददपूर्ण साबित हो सके। मगर यहाँ जो पॉलिसी मैनेजमेंट है, जो पॉलिसी एग्जीक्यूशन है, उनकी बात यहाँ जम के की गई है, जो हमारे मुख्य परीक्षा के वो इंटरव्यू के प्री रिक्विजिट एलिमेंट में आते हैं। जैसे मैं आपको बार बार कहता हूँ कि एलिमेंट्री नॉलेज जो होता है वो एक हद तक सीमित होता है, उनकी जरूरियात उसकी, आई एम सॉरी, मगर उसके बाद जो पॉलिसी बिल्डिंग है, पॉलिसी मेकिंग है, प्लस आप कह लीजिए कन्विंसिंग पावर है, ठीक है, राइटिंग स्किल्स है, इन सब चीज़ों की ज़रूरियत जो है वो रहती है हमारे मुख्य परीक्षा में, वो हमारे इंटरव्यू में। तो इन ज़रूरियतों को
संतोषता हुआ यह एक संपूर्ण लेख है जिसको हम लोग आगे फर्दर एनालिसिस करके देखेंगे। प्लस मैंने जैसे आपको बताया कि वी आर गोइंग टू स्टडी इन 2 पॉइंट्स या 2 पार्ट्स कह लीजिए। फर्स्ट विल बी द कंक्लूजन एंड सेकंड पार्ट विल बी द हाइलाइट्स। ऑफ आर्टिकल, ठीक है, जिसके तहत हम लोग यह सर ने दिया हुआ जो संदेश है वो देखने का प्रयास करेंगे। देखते हैं, निष्कर्ष से शुरू करेंगे। देखिए, निष्कर्ष में अगर हमें देखना हो तो हम लोग प्रथम बिंदु यह कह सकते हैं कि सर ने इंडिजिनियस जो वैक्सीन्स है उसकी प्रशंसा की है और कहा है कि जो हमारी देसी रस्सियों के विरुद्ध जो आज थोड़ा बहुत विरोध हो रहा है, ठीक है, वो विरोध बंद होना चाहिए। यही मात्र एक रास्ता है हमारे पास, यही मात्र एक उपाय है हमारे पास कि हम लोग कोरोना जैसी महामारियों से बच सके। ठीक है, तो महानुभाव ने कहा है कि हमारी जो इंडिजिनियस वैक्सीन है वो 100% सिक्योर है, 100% सेफ भी है और सिक्योर भी है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सारे नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को डरे हुए यह वैक्सीन लेनी चाहिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्लस यहाँ लेखक ने यह भी बोला है कि लेखक ने यहाँ थोड़ा सा कंपैरिजन किया है बिटवीन फॉरेन वैक्सीन्स एंड इंडिजिनियस वैक्सीन, यानी कि देसी वैक्सीन प्लस जो विदेशी वैक्सीन है उनके दोनों के बीच में जो तुलना है वो भी यहाँ लेखक ने थोड़ी की है, हमें समझने के लिए, हमारी वैक्सीन की जो अहमियत है वो समझने के लिए। प्लस लेखक ने कहा कि यहाँ जो एक एफिकेसी एस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है, हमने भी हमारे पिछले उपाख्यान में देखा था कि जो कोवैक्सीन था उसकी अभी भी एफिकेसी जो है वो एस्टेब्लिश नहीं हो पाई है जितनी कोविशील्ड की एस्टेब्लिश हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ लेखक ने यह भी बोला कि एफिकेसी एक ऐसी चीज़ है जिसको यूज़ करने के बाद ही जो है हम लोग कह सकते हैं कि यह कितनी एफिकेट है। ठीक है, विदाउट एनी टाइप ऑफ यूज, विदाउट इनिशिएटिंग यूज, एनीवन जस्ट कैनॉट आइडेंटिफाई, एनीवन जस्ट कैनॉट जज एफिकेसी ऑफ एनी टाइप ऑफ वैक्सीन। ठीक है, तो ये बात भी यहाँ लेखक ने बोली है कि एफिकेसी का लेवल अभी दूर है, भविष्य में आने वाला है। हम हाल ही में इसकी एफिकेसी के ऊपर कोई भी प्रकार की जो बयानबाजी है या कोई भी प्रकार का जो जजमेंट है वह नहीं दे सकते हैं, क्योंकि निकल ही नहीं सकती। इसकी एफिकेसी निकलने में इट विल टेक टाइम, आई एम सॉरी, और टाइम के साथ मास इनोकुलेशन होना चाहिए। इनोकुलेशन यानी कि टीकाकरण, यह वैक्सीनेशन का ही एक पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, बड़े पैमाने पर टीकाकरण कार्यक्रम होना चाहिए, फिर उसके बाद हम लोग जो है वो इस टीका की एफिकेसी है, इस रस्सी की एफिकेसी को जो है जान पाएंगे। उसके पहले जो है वो शक्य ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लेखक ने ऐसे बिंदुओं पर अपनी जो पूरी बात है वो रखी है, जिसको हम लोग हमारे दूसरे भाग में देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो लेखक ने यहाँ अपनी बात की शुरुआत की है कि कुछ लोगों ने, जैसे हमने भी यहाँ अपनी बात की शुरुआत की, तो लेखक ने भी बोला है कि कुछ लोगों ने आपत्ति जताई है, कुछ लोगों ने आपत्ति व्यक्त की है इन हमारी इंडिजिनियस, हमारी देसी रस्सियों के विरुद्ध में। तो लेखक ने यहाँ बोला है कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स है इस वैक्सीन कैंडिडेट के, उनकी एफिकेसी भी एस्टेब्लिश नहीं हो पाई है, उसके विरुद्ध में भी प्रश्न उठ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉडर्ना, आप कह लीजिए, जो मॉडर्ना के द्वारा mRNA नामक एक टेक्नोलॉजिकल रस्सी जो है, या आप कह लीजिए वैक्सीन है, उसकी उत्पादन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और साथ ही में फिजर। तो ये दो जो अप्रूव्ड वैक्सीन है वेस्टर्न वर्ल्ड में, सवाल तो इसके सामने भी खड़े हुए हैं। सवाल तो हमारे कोवैक्सीन या हमारी कोविशील्ड के सामने सवाल जो खड़े हो, तो उसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। लेखक ने यहाँ ये वस्तु बोली है, और लेखक ने ये भी बोला है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, उसको हाईलाइट नहीं करना है, ये एक सामान्य सी वस्तु है। अगर नया रोग आया, नई रस्सी आई,
तो बट ऑब्वियसली ये तो होना ही है, उसमें लेखक ने जो है उस बात को अहमियत देने से मना किया है, वो बात जरा सी भी अहम नहीं है। साथ ही में लेखक ने यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त बात बोली जो कि हमारे मानव मात्र को काम लग सकती है, कोई भी देश का हो, कोई भी खंड में रहता हो, कोई भी भाषी हो। अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट थिंग, लेखक ने बोला है कि इतिहास में जब जब ऐसी महामारी आई है, वैश्विक महामारियां, यानी कि पैंडेमिक्स, तो प्रत्येक पैंडेमिक के सामने लड़ने की जो ताकत है वो हमारी, वो मात्र और मात्र वैक्सीन ही रही है। अन्य कोई व्यू रचना यहाँ काम नहीं आई, अन्य कोई व्यू रचना बेअसर। हमें आज नहीं तो कल हम ऐसी महामारियों को मात्र और मात्र टीका के द्वारा ही, टीकाकरण के द्वारा ही उसे दूर भगा सकते हैं या उसे खत्म कर सकते हैं, नाबूद कर सकते हैं। देयर इज नो अदर रूट। ठीक है, तो लेखक ने यहाँ इसको भी कोट किया कि जो लोग आज विरोध कर रहे हैं वे लोगों को समझना चाहिए कि भाई अल्टीमेट जो इसका जो रास्ता है इस पूरे पेंडेमिक से बाहर निकलने का, वो अल्टीमेटली वैक्सीन है। तो आज नहीं तो कल हमें इस वैक्सीन के साथ जुड़ना ही पड़ेगा, वैक्सीनेशन करवाना ही पड़ेगा हमारी ऑल पॉपुलेशन का। प्लस जो कोई इंटेलेक्चुअली थोड़े स्मार्ट हो वे तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की भी बात करते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति को वैक्सीनेशन नहीं करवाना है, बराबर, तो वो फ्री है अपना वैक्सीनेशन नहीं करवाने के लिए। मगर अगर राष्ट्र हित की बात की जाए, इट इज इन अ नेशंस इंटरेस्ट दैट ईच एंड एवरीवन शुड वैक्सीनेट वॉलंटरीली। स्वयं इच्छा से ही उन लोगों को सामने आना चाहिए वैक्सीनेशन के कार्यक्रम के लिए। यहाँ लेखक ने ये अपील की है, भले ही वे निजी तौर पर करवाना ना चाहते हो, मगर राष्ट्रहित में उन लोगों को आगे आना चाहिए। यहाँ लेखक ने ऐसी बात कही है। फिर यहाँ लेखक ने एफिकेसी जो मैनेजमेंट है उसका एक मुद्दा उठाया है और बोला है कि भाई एफिकेसी जिसकी आप बात कर रहे हो वो एस्टेब्लिश होने में कम से कम 6 से 8 महीने लग सकते हैं। आफ्टर मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम इज अंडरगोन, आप समझिए। तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम के पहले तो एफिकेसी को एस्टेब्लिश करना वो एक जो असंभव सी बात है। हाउ कैन यू जज एनीथिंग, हाउ कैन यू जज द रिजल्ट ऑफ एनी मेडिसिन और वैक्सीन विदाउट एक्सटेंसिवली यूजिंग इट? उसका व्यापक रूप में उपयोग करे बिना आप उसकी असरकारिता, आप कह लीजिए सेफनेस या एफिकेसी कह लीजिए, वो आप कैसे नाप सकोगे? तो यहाँ लेखक ने बोला है कि एफिकेसी को एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, एफिकेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए यू नीड 6 मंथ्स, और 6 मंथ भी आफ्टर मास वैक्सीनेशन या इनोक्यूलेशन प्रोग्राम। प्लस लेखक ने यहाँ ये भी बोला है कि यह जो इसकी जो एफिकेसी है वो कहाँ से हमें मिल पाएगी, तो वो रिफ्लेक्ट होगी 3 चीज़ों में। फर्स्ट वन, हॉस्पिटलाइजेशन। दूसरा, आईसीयू ट्रीटमेंट। और तीसरा, नंबर ऑफ डेथ्स। लेखक ने कहा कि जैसे जैसे यह इनोकुलेशन प्रोग्राम या वैक्सीनेशन प्रोग्राम या टीकाकरण अभियान, जो चाहे कह लीजिए, जैसे जैसे वो बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी जो असर है वो यहाँ हमें रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ हमें प्रतिबिंबित होगी। और ये 3 चीज है जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन है, इनके आंकड़े गिरेंगे, आंकड़ों में हमें गिरावट देखने को मिलेगी। आईसीयू ट्रीटमेंट में भी गिरावट देखने को मिलेगी, और साथ ही में मृत्यु के अंक में भी हमें गिरावट देखने को मिलेगी। तब यहाँ हमें जाकर मालूम पड़ सकता है कि हमारी जो वैक्सीन है वो कितनी असरकारक है, कितनी एफिकेट है। प्लस लेखक ने यहाँ एक चुनौती भी दर्शाई है, कहा है कि जैसे आमतौर पर जो पैथोजेंस होते हैं यानी कि विषाणु, वे अपने जन्म से
थोड़े वर्षों के पश्चात, थोड़े समय के पश्चात वे अपने आप ही जो है दुर्बल बन जाते हैं और आखिरी में वो समाप्त हो जाते हैं। तो लेखक ने ये भी कहा कि आज भारत में जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड के मुताबिक कोरोना अपने आप में ही दुर्बल बनता जा रहा है। उसकी असर जो है वो जो व्यापक थी वो अब धीरे धीरे सीमित होती जा रही है। नंबर ऑफ केसेस पर डे हमारे सामने कम आ रहे हैं। नंबर ऑफ जो है आप कह लीजिए डेथ्स जो है वे भी कम होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। ठीक है, तो लेखक ने यहाँ ये चुनौती दी है कि ऐसे समय में वैक्सीन की एफिकेसी को जज करना वो और भी जो है थोड़ा कठोर बन जाता है, थोड़ा हार्ड बन जाता है। इट विल बी मोर डिफिकल्ट, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा कि वो असर दरअसल वैक्सीन की हो रही है या ये पैथोजन ही अपने आप में दुर्बल बना है। तो लेखक ने यहाँ ये एक आपत्ति, ये एक चुनौती भी दर्शाई है। प्लस लेखक ने ये भी कहा कि इस समय कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता कि यह जो रसी है वो रक्षण कर सकती है या नुकसानकारक है, या कितने समय तक, अगर रक्षा कर सकती है तो कितने समय तक संक्रमण से यह रक्षा कर सकती है, ये बात जो है वो हम अभी नहीं कर सकते। इट कैन बी सेड आफ्टर द पीरियड ऑफ 6 months ऑफ सीवियर, आप कह लीजिए, ऑफ इंटेंसिव वैक्सीनेशन ड्राइव। उसके बाद जो है हमें मालूम पड़ सकता है। प्लस लेखक ने यहाँ इस नए कोरोना वायरस के बारे में भी कहा कि यह कोरोना वायरस इंटेलेक्चुअली वो मेडिकली चैलेंजिंग है। यह कोई सामान्य सा वायरस नहीं है, कोई सामान्य सा फ्लू वायरस नहीं है। यह एक प्रकार का हाईली अपग्रेडेड, हाईली डेवलप्ड वायरस है जिसको तबाह करने के लिए हमारे इंटेलेक्चुअल्स व हमारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी, तब ये जाके जो है हमारे देश में से या पूरे विश्व में से नाबूद हो सकता है। उसके साथ लेखक ने यहाँ टीकाकरण के भी 2 फायदे बताए, बहुत बढ़िया फायदे बताए। अकॉर्डिंग टू हिम इस वैक्सीनेशन ड्राइव 2 रूप से भारत की मदद करेगा। वैक्सीनेशन प्रोग्राम दोनों ही बिंदु बहुत ही अच्छे हैं। पहला बिंदु रहेगा नंबर ऑफ इन्फेक्शंस कम होंगे या विल डिक्रीज, यहां मैं लिख देता हूं, एंड इट विल ऑल्सो प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम सेकंड वेव वायरस। जो दूसरी लहर का जो भय है पूरे भारत में, भारत के साथ साथ पूरे दक्षिण एशिया में क्या पूरे विश्व में, ठीक है, तो इसके सामने भी यह मदद करेगा। इन्फेक्शंस तो घटाएगा ही, संक्रमण की जो तादाद है या उसका जो आंक है उसमें तो कटौती होगी ही नहीं संदेह, मगर उसके साथ साथ सेकंड वेव में भी भारत को बहुत ही अच्छी मदद मिल सकती है इस कोरोना के वैक्सीन से, कोरोना के सामने। ठीक है, तो ये बात है। इसके बाद में लेखक ने यह भी कहा है कि जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है यानी कि DCGI, हमें इसकी विश्वसनीयता पर भी शंका नहीं करनी चाहिए। विश्वसनीय, लेखक ने साफ तौर पर कह दिया कि हमारी जो DCGI है वो एकदम 100% विश्वसनीय है, और प्रत्येक वैक्सीन में ऐसा ही होता है। एफिकेसी पहले तो सेट नहीं हो सकती, वो तो हमने देख लिया। एफिकेसी तो एक एक्सटेंसिव इनोकुलेशन प्रोग्राम के बाद सेट हो सकती है, जिसके आंकड़े हमें हॉस्पिटलाइजेशन में दिखते हैं, ICU ट्रीटमेंट में दिखते हैं, प्लस नंबर ऑफ डेथ में दिखते हैं। अगर वहाँ कटौती में देखने को मिलती है, वहाँ गिरावट देखने को मिलती है, देन वी कैन से दैट पर्टिकुलर वैक्सीन इज गुड, इज एफिकेटेड। उस समय हम लोग कह सकते हैं। तो लेखक ने बोला है कि शुरुआत में ऐसा ही होता है। दुनिया की कोई भी रसी हो, कोई भी वैक्सीन हो, किसी ने भी बनाया हो, चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी ने बनाया हो, शुरुआत में तो उसके सामने प्रश्न होंगे ही, उसका विरोध भी होगा, मगर धीरे धीरे यही टीकाकरण जो है वो हमें कई सारे जो आफ्टरमैथ्स है इस पेंडेमिक के, उससे बचाएगा। उन आफ्टरमैथ्स में ये 2 महत्वपूर्ण है, एक नंबर ऑफ इन्फेक्शंस जो कि निरंतर बढ़ते रहते हैं, और साथ ही में सेकंड वेव जो यूरोप के कई सारे देशों में आ भी गई, ऐसा भी लगता है। हालांकि भारत में वो
दक्षिण एशिया में अभी तक नहीं पहुंची है, मगर अगर हमने ध्यान नहीं रखा तो वो निसंदेह पहुंच सकती है। प्लस अकॉर्डिंग टू राइटर ही सेड दैट इन कमिंग 1 or 2 months हमारा जो टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हो गया है, उससे जो हमें आंकड़े मिलेंगे वे आंकड़ों से हम लोग अंतरिम, या आप कह लीजिए इंटरिम कहना ही उचित रहेगा, एफिकेसी एसेस कर सकेंगे। इंटरिम अभी भी 100% इसका असेसमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि आंकड़े 1 या 2 महीने के ही होंगे, मगर उससे हम लोग एक अंतरिम जो रिपोर्ट है वो तैयार कर सकते हैं, एक अनुमान जो है वो बांध सकते हैं, मगर उसमें भी 1 डेढ़ 2 महीना तो लगने ही है। साथ ही में लेखक ने एक और भी अच्छी बात बोली, जिसमें लेखक ने बोला है कि आज जो हमने जो वैक्सीन बना ली है और आज हम लोग वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू कर दिए है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। लेखक ने बोला कि आमतौर पर सामान्यतः ऐसी वैक्सीनेशंस के निर्माण के लिए लगभग 10 से 15 वर्ष लग सकते हैं। ठीक है, मगर इस बार अभूतपूर्व कंट्रीब्यूशन मिला। कंट्रीब्यूशन किन किन का? तो सर्वप्रथम मेडिकल कम्युनिटी, दूसरा इंडस्ट्रीज, और जो तीसरा वर्ग है वो रहेगा रेगुलेटिंग एजेंसीज, जो कि सरकार के तरफ से इस काम में सहभागी रहती है। तो इन तीनों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। दे प्लेड वेरी वेल। और ऐसा खूब खेल के वे विद इन ईयर वैक्सीनेशन इन्होंने तैयार भी कर दी, जिसको आमतौर पर 10 से 15 वर्ष लगते हैं। तो लेखक यहाँ इन तीनों कम्युनिटी का अभिवादन भी करते हैं। He praises the number of doctors across the India. He praises the number of pharma industries which are actually included in this, and he too praises the regulating agencies which are working since the notification of economic lockdown nationwide. इन लोगों ने अभूतपूर्व काम किया, तब हमारे पास जो है वो आज वैक्सीन मौजूद रही। प्लस हम लोग इंडिपेंडेंट भी है, ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। ये एक मनोवैज्ञानिक असर हो सकती है। हम लोग V5 के क्लब में है, वैक्सीन बनाने वाले 5 राष्ट्रों के क्लब में भारत एक अहम राष्ट्र है। ठीक है, तो ये भी यहाँ एक बहुत ही बड़ी बात है। प्लस लेखक ने बोला कि भाई हमारे पास बहुत ही काम है, हमारी जो जनसंख्या है वो विशाल जनसंख्या है, उस विशाल जनसंख्या तक वैक्सीनेशन पहुंचाने के लिए हमें निरंतर काम करना होगा, रात दिन काम करना होगा। हमारे पास ऐसे विरोध करने के लिए या ऐसी कुछ बातें करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। वी नीड टू एंश्योर दैट देयर शुड बी फ्री एंड फास्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम। इस बात के साथ लेखक ने अपने लेख को, अपनी कलम को विराम दिया था। तो हमने भी इस पूरे लेख में से कई सारे तत्व देखे, प्लस वैक्सीनेशन का महत्व समझा, हमारी देसी वैक्सीनों का महत्व समझा, जो एफिकेसी मैनेजमेंट है, एफिकेसी असेसमेंट है, उसको भी देखा कि भाई शुरुआती ट्रायल्स में या शुरुआती दौर में, वैक्सीनेशन के शुरुआती दौर कहना उचित रहेगा, तो शुरुआती दौर में एफिकेसी नापी नहीं जा सकती। एफिकेसी नापने के लिए कम से कम हमें 6 महीने से 8 महीनों का समय चाहिए। हाँ, मगर हम इंटरिम एफिकेसी असेसमेंट कर सकते हैं, विच इज ऑल्सो पॉसिबल आफ्टर द वैक्सीनेशन ऑफ 1 month और 2 month। ठीक है, तो हमें भी कई सारी बातें देखने को मिली, जानने को मिली। प्लस जो मैंने आपको बताया था कि कैसे ये हमारी मुख्य परीक्षा वो हमारी इंटरव्यू की तैयारियों के लिए ये मदद रूप साबित हो सकता है। तो मुख्य परीक्षा में तो ऐसा प्रश्न पूछे ही जाते हैं कि अगर आपको कन्विंस करना है किसी को भी, आपके जुरिडिक्शन के अगर जो नागरिक है उनको अगर आपको कन्विंस करना है कि आप वैक्सीनेशन ले, देन हाउ वुड यू कन्विंस? ठीक है, तो मुझे लगता है कि ऐसे प्रश्नों में ये जो मुद्दे हैं हमारे सर के, गोविंद रंजन सर के, वे रेडीमेड है, उसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। प्लस इंटरव्यू में भी हमें ऐसा हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, कहा जाता है कि आप डीएम हो और आपकी जो लोकेलिटी है, आपके जुरिस्डिक्शन के जो लोग हैं, वे लोग दरअसल वैक्सीनेशन कार्यक्रम के लिए राजी नहीं है। उन लोगों को लग रहा है कि सरकार उनके साथ कुछ गलत कर रही है या उनका भरोसा वैक्सीन के ऊपर नहीं है, इत्यादि कुछ चीज़ें। किसी भी प्रश्न को लेकर इन शॉर्ट वे लोग वैक्सीनेशन के लिए राजी नहीं है, तो आपको उसे मनाना है। देन हाउ विल यू कन्विंस देम? ठीक है। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए भी हमें जो बिंदु है, ये बिंदु में काम लग सकते हैं। प्लस आज के लेख का एक अच्छा पहलू ये था, एक अच्छी बात ये थी कि एकेडमिक नीड्स तो हमारी यह पूर्ण करता ही है, जैसे हमने आपको मुख्य परीक्षा इंटरव्यू की बात करी, मगर एकेडमिक नीड्स के साथ साथ ग्राउंड रियलिटी पर भी अगर हम इसको अप्लाई करें, ठीक है, तो मुझे लगता है कि यह असरकारक साबित हो सकता है। अमेरिका में आज वैक्सीनेशन के खिलाफ एक एंटी इमोशनल आप कह लीजिए एक प्रकार का मानस डेवलप हो चुका है। एंटी वैक्सीनेशन मानस हम कह सकते हैं। ठीक है। वहाँ के जो अति समृद्ध जो नागरिक है, वे नागरिक अपने बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं करवाते हैं, सरकारी आदेशों पर भी नहीं करवाते। वे लोग सरकार को जो है क्लियर कट ना बोल देते हैं और इसके लिए वे वहाँ की जुडिशरी का सहारा भी लेते हैं, जो कि अपने आप में देश के लिए भी हानिकारक है और वो निजी नागरिक के लिए भी हानिकारक है। तो ऐसी परिस्थिति भारत में उत्पन्न ना हो और वैक्सीनेशन के बारे में उसकी अहमियत समझने में ये लेख जो है आज का, वो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले संपादकीय लेख के साथ, अगले विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।